नमस्कार, जय हिंद। आर्थिक घटना चक्र की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने यहां पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इस टॉपिक तक बात कर लिया था। आज बात करेंगे उसके आगे। यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में कि हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 30 नवंबर 2017 को इस योजना को मंजूरी दिया था। ये जो योजना है वो 3 चरणों में हमारे देश में चलाई गई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो ठिगनेपन की समस्या है, मतलब बच्चों में उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट ना होना, ठीक है। तो जब उनकी हाइट ठीक से नहीं इंक्रीज़ होती तो इसे ठिगनेपन की समस्या कहते हैं। और दूसरी क्या समस्या है हमारे देश में कि जन्म के समय बच्चे जो होते हैं वो अल्प वजन उनका होता है, 2.5 kg से कम होता है। जब बच्चे की जो वेट है जन्म के समय अगर 2.5 kg से कम है तो वो अन्य बीमारियों के प्रति भी सुभेद्य हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। तो अगर बच्चे का वजन 2.5 से ज़्यादा है तब माना जाता है कि वो हेल्दी बच्चा है। और ये जनरली ये समस्या कब आती है? जब माँ हेल्दी नहीं होती, क्योंकि माँ जितना न्यूट्रिशन लेगी वही बच्चे को मिलता है। जब माँ अनहेल्दी होती है तो बच्चा भी क्या होता है? अनहेल्दी होता है। तो इस समस्या को भी ख़त्म करना और इसको टारगेट रखा गया है कि 2% की वार्षिक की कमी लाई जाए। इसके अलावा हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, 50% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। एनीमिया B9, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी ये है रक्ताल्पता, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। विटामिन B12 का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, साइनेकोबोलामिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है। अब यहाँ पर देखें तो जो एनीमिया की समस्या है इसको प्रति वर्ष 3% की दर से कम करना, ये टारगेट इसमें रखा गया था। आगे देखें, यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट, यहाँ पर ये सर्वे करके रिपोर्ट जारी करती है। उसमें बताया गया था कि हमारे देश में 38.4% जो बच्चे हैं वो ठिगनेपन के शिकार हैं। ठिगनेपन का मतलब उनकी हाइट जो है वो उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, ठीक है। लेकिन बस यही अफसोस की बात होती है कि योजनाएं कभी धरातल पर दिखती नहीं हैं वास्तव में। अब इसमें देखिए टारगेट क्या रखा गया था कि 2017-18 में 315 ज़िले, 2018-19 में 235 ज़िले और नेक्स्ट ईयर 2019-20 में से सभी ज़िलों में इसको शामिल किया गया और ये योजना अभी भी जारी है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक ख़ास बात क्या है कि इसमें वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें जो 50% बजटीय समर्थन है, पैसा है, वो कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपने नाम सुना होगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं जिसको हम वर्ल्ड बैंक अगर स्पेशली बोलें तो उसमें 2 संस्थाएं आती हैं, IBRD और IDA। इन सभी संस्थाओं का विकास कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये विभिन्न देशों को ऋण प्रदान करती हैं कम दर पे, कम ब्याज दर पे, ताकि उस देश में जो सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, जैसे ये सारी समस्याएं हैं, उनके लिए ये ऋण प्रदान करता है बहुत ही अल्प ऋण पर, अल्प ब्याज दर पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है जो वो गंगा ग्राम परियोजना के बारे में है। गंगा ग्राम परियोजना, गंगा ग्राम परियोजना, यहाँ पर देखिए गंगा और ग्राम, इससे पता चल रहा है कि ये उन क्षेत्रों के लिए परियोजना है, उन गाँवों के लिए परियोजना है जो गंगा के किनारे हैं। ये सेपरेट कोई स्कीम नहीं है, बल्कि जो हमारी नमामि गंगे परियोजना चल रही है उसी का एक हिस्सा है। 2017 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी शुभारंभ की गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हमारे गांव हैं गंगा के किनारे, वहाँ पर स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए। स्वच्छता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है कि गाँव को खुले में शौच से मुक्त कराएं, ठीक है। भारत तो पहले ही घोषित किया जा चुका है भारत को खुले में शौच से मुक्त, ODF फ्री, ठीक है, ODF फ्री घोषित किया जा चुका है। लेकिन अभी भी आप देखते होंगे गाँव में कि शौचालय होने के बावजूद भी लोग नहीं जाते हैं, शौचालय की यूज़ नहीं करते हैं। उसके पीछे उनका रीज़न भी होता है। वो कहते हैं, जैसे मैंने पर्सनली भी पूछा था बहुत से लोगों से, उन्होंने कहा कि जब भर जाएगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब आपके मन में होगा कि 2-2 गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन ये सब तो कागज़ों पे है ना, ठीक है। आप जब IAS PCS कुछ बने तो आप इन चीज़ों पर गौर करें कि धरातल पे काम दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि शौचालय का विकास किया जाए, ये टारगेट रखा गया। इसके अलावा गाँव में भी अभी एक बहुत बड़ी समस्या देखते होंगे कि जो कूड़ा करकट होता है वो कहाँ फेंका जाता है? वो जो हमारे गांव के बीच में कहीं एक या किस घरों के पीछे जो गड्ढे होते हैं उनमें डाल दिया जाता है।
और जबकि वो गड्ढे जो होते हैं वो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए एक तरीके से होते हैं, और वो जो हमारा भूजल स्तर होता है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। लेकिन आज गाँव में जो तालाब थे, कुएँ थे, वो पाट दिए गए हैं इन्हीं ठोस और तरल अपशिष्ट से। ठीक है, ये जो वेस्ट होता है, तो सरकार की कोशिश है कि इन वेस्ट को भी मैनेज किया जाए। इन वेस्ट को इस तरीके से जो हमारे तालाब हैं, कुएँ हैं, इनमें ना फेंका जाए। ठीक है, और इन जल संसाधनों का पुनरुद्धार किया जाए, तालाबों का, कुओं का, क्योंकि इससे वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, इससे इम्प्रूव होता है। ठीक है, इसके अलावा जैविक बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। रासायनिक उर्वरक का यूज़ कम करें, क्योंकि रासायनिक उर्वरक क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश का पानी खेतों के माध्यम से नदियों में पहुंचता है, गंगा में पहुंचता है, तो इससे क्या होगा, गंगा भी तो प्रदूषित होती है केमिकल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसके जो कार्यान्वयन की एजेंसी है, नोडल एजेंसी, उसका नाम क्या है, कौन सा मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट संकल्प और स्ट्राइव योजना के बारे में है। 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई, स्वीकृति प्रदान की गई। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट। जब आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से योजनाएं, स्कीम चलाई जा रही हैं, तो इनको मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। संकल्प का फुल फॉर्म देखिए, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। और वहीं पर जो स्ट्राइव है उसको देखिए, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम है। तो ये जो दोनों ही योजनाएं, स्कीम है, इनका संबंध है स्किल डेवलपमेंट से। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे चलते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना, देखिए स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। स्कॉलरशिप इसमें है प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। कुछ लोगों की, बच्चों की हॉबी होती है, कोई स्टाम्प पेपर कलेक्ट करते हैं, उसी को ये प्रमोट करने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए ये जो है स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। ये स्कीम चलाई गई, इसके लिए नाम क्या है, दीनदयाल स्पर्श योजना। इसकी शुरुआत कब की गई, 2017 में। उस समय जो हमारे दूरसंचार राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा। देखिए मंत्री कई प्रकार के होते हैं, एक तो हमारी पूरी मंत्री परिषद है। ठीक है, मंत्री परिषद में ही सारे मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद से ही आप एक हिस्सा निकाल लीजिए, वो बन जाता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में कौन कौन होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मतलब जो मुख्य मंत्री होते हैं वो हो जाता है कैबिनेट। अब आप इस जो मंत्री परिषद में बच गए हैं उसमें भी मंत्री कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं वो किसी मंत्री के अधीन काम नहीं करते, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं वो किसी मतलब जो हमारे मंत्री हैं उनके अधीन में काम करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो मनोज सिन्हा थे उस समय तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार, तो इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते थे वो 6 से 9 तक के बच्चों के लिए, और इसमें 500 रुपये पर मंथ उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं साथी स्कीम, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज़ टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज़। आज आप देखते हैं कि हमारा देश जो है वो कपड़ों के मामले में बांग्लादेश इन सबसे पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी हमारे देश में हैंडलूम पर काम ज़्यादा होता है। हैंडलूम जैसे आप बनारस वगैरह में देखेंगे तो वहाँ के जो जुलाहे हैं वो बेचारे हाथ से वो साड़ियाँ बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो प्रतिस्पर्धी उत्पाद उनका नहीं होता। टाइम एक तो ज़्यादा लेते हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में मशीनों से बनी चीज़ों और गुणवत्तापूर्ण चीज़ों के सामने टिक नहीं पाते। हालांकि हमारी चीज़ों की गुणवत्ता कम नहीं होती, लेकिन लागत उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा। इस वजह से वो प्रतिस्पर्धी नहीं रहते और इस कंपटीशन में वो टिक नहीं पाते। तो सरकार की कोशिश है कि इसमें क्या होगा, एक यहाँ देखिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, इसके द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष जो पावर एफिशिएंट पावर लूम है उन मशीनों को देकर खरीद करके जो लघु और मध्यम पावर लूम इकाइयाँ हैं उनको प्रदान किया जाए, ताकि वो हैंड लूम की जगह अब पावर से विद्युत से चलने वाली मशीनों की ओर शिफ्ट हो सकें। ठीक है, और बाद में वो धीरे धीरे अपना 4 से 5 किस्तों में ये पैसा यहाँ पर सरकार दे देगी और ये लोग फिर अपना अदा करते रहेंगे सरकार को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ये भी 2017 में चलाई गई थी।
संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, जो हमारे उस समय दूरसंचार राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा, इन्होंने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसमें ये था कि प्रत्येक ज़िले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हो को चिन्हित करके उन सभी गांव के उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित कवर करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ लिखा है संपूर्ण ग्राम बीमा योजना, टर्म पे ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। तो उसमें कम से कम ऐसे गांव जहाँ पर 100 परिवार हों उनको चिन्हित करके उस गांव के हर परिवार में वहाँ पर सबको ग्रामीण डाक जीवन बीमा से आच्छादित करना। ठीक है, मतलब सबका बीमा होना, इंश्योरेंस होना चाहिए, ये इसका टारगेट रखा गया था। आगे चलते हैं सौभाग्य योजना। 2017 में शुरू की गई थी सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका क्या है फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? सौभाग्य योजना का उद्देश्य था कि देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर घर को वहाँ पर इलेक्ट्रीफाई करना। ठीक है, हर घर में बिजली पहुँचाना, और इसमें जो बहुत गरीब परिवार हैं उनको फ्री में, और जो अन्य परिवार हैं उनको 500 रुपये के भुगतान पर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, ये टारगेट रखा गया, और ये टारगेट तो समय से पहले भी पूरा हो गया। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी 2017 की स्कीम है। मातृ वंदना योजना जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उसी के प्रावधानों के अनुरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। मातृ वंदना योजना, देखिए इसमें खास बात क्या है, अगर जो गर्भवती महिलाएं हमारी हैं हमारे देश में, वो और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, मतलब उनके बच्चे हो चुके हैं, तो उन माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। आप लोग भी, आप देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अगर आपके गांव में ऐसी चीज़ें होती हैं और अगर आपका उन फैमिली से बातचीत होती है, सब कुछ ठीक है, तो ज़रूर इन चीज़ों को उनको बताएं। और उनका जो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ठीक है, डिजिटल आज युग है, तो और ये सारे फॉर्म भी ऑनलाइन ही अप्लाई होते हैं, तो आप खुद भी कोशिश करें कि उनका फॉर्म क्या करें, आप भर दें। अब देखिए 5,000 रुपये कैसे मिलेंगे इनको, देखिए जो 1,000 की पहली किस्त है वो गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, जब भी गांव में क्या होता है, हर जगह की बात है ये, जब भी सपोज़ हस्बैंड और वाइफ जब भी उनको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो फिर वो क्या करते हैं, गांव में जो क्या बोलते हैं उनको, देखिए याद नहीं आ रहा, एनएम जीएनएम तो चलिए ब्लॉक में बैठते हैं, अब उनके थ्रू क्या होता है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आंगनबाड़ी में जा कर के। ठीक है, तो उनको एक कार्ड मिल जाता है। अब क्या होगा, उस समय जब रजिस्ट्रेशन होगा तो 1,000 रुपये उनको मिलेगा। और दूसरी बात, जब गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद, जब एक बार उनकी जांच हो जाएगी तब 2,000 मिलेगा, 2,000 की दूसरी किस्त होगी। और जो बाकी 2,000 बच गया है वो कब मिलेगा, तो वो 2,000 मिलेगा जन्म के पंजीकरण के समय, जब बच्चे का जन्म होगा और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और टीकाकरण, उसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तब जा कर के 2,000 मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना योजना 2017 में जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उस समय, अब तो इनका निधन हो चुका है, उन्होंने इसकी शुरुआत किया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था, वय माने क्या होता है, वृद्ध। ठीक है, तो ये वृद्धों के लिए थी, जो 60 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक है उनके लिए एक पेंशन योजना थी। ठीक है, अब इसका जो टाइम है वो इसे 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। क्या क्या चीज़ें इसमें हैं वो देख लेते हैं। इसमें अगर कोई पेमेंट करता है तो उसमें 10 साल के लिए 8% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता था। काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या है, ब्याज दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माँ कार्यक्रम, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है, ये केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है माँ कार्यक्रम का, कि जो स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना और स्तनपान को बढ़ावा देना, माँ कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से ये लागू है, और यहाँ पर जो फसल का कवरेज है वो आप देख लीजिए। देखिए इसमें रबी, खरीफ और वाणिज्यिक और बागवानी सारी प्रकार की फसलें शामिल की गई हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट आपको याद रखना है, खरीफ फसल के लिए जो है वो 2% है प्रीमियम, और रबी की फसल पर 1.5% है, और जो बागवानी की फसल है उस पर 5% प्रीमियम है। ठीक है, ध्यान रखना इतना। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की गई। कृषि सिंचाई योजना की उद्देश्य क्या रखा गया, उद्देश्य रखा गया कि जो
उचित प्रौद्योगिकी और पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देना। सिंचाई आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल चला करके छोड़ देते हैं और पानी भरता रहता है। जब मेड़ के बराबर पानी भर जाता है तब बंद करते हैं। ये सिंचाई की उचित विधि नहीं है। हमें सिंचाई की ऐसी विधि अपनानी होगी जो दक्ष हो, जल का कम से कम उपयोग करके सिंचाई मतलब पूरी सिंचाई कर दे। जैसे स्प्रिंकल है, ठीक है, इजराइल वगैरह में अच्छी अच्छी पद्धतियाँ। इजराइल से यूपी में यूपी सरकार को सपोर्ट किया जा रहा है इजराइल सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि कृषि सिंचाई को हम ऐसी पद्धति का यूज करें सिंचाई में जिससे जल का दुरुपयोग कम से कम हो। ठीक, आगे चलते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना 2015 में इस स्कीम को चलाया गया राजस्थान के सूरतगढ़ से। इसका यहाँ पर उन्होंने नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, स्वस्थ धरा खेत हरा। जो हमारी धरा पृथ्वी हो वो क्या हो, स्वस्थ हो, और खेत क्या हो, हरा हो। देखिए, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। स्पेशली सीमांत कृषक जो हैं जिनके पास खेत बहुत कम होता है, वो क्या करते हैं, बोते हैं, खाद ले आते हैं दुकान से और खेतों में छींट देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसमें सॉयल हेल्थ कार्ड में क्या कहा गया कि इस कार्ड में आपकी मिट्टी का हेल्थ कैसा है उसको बताया जाएगा, और आपकी मिट्टी में जो चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको उर्वरक फर्टिलाइज़र डालना है। ना कि आप यूरिया लेके आए, पोटास लेके आए और ये है कि 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में इतनी खाद लगती है और आपने डाल दिया। नहीं, आपको अपनी मिट्टी की जांच करवानी है, फिर उसके टेस्ट के आधार पर जिस न्यूट्रिशन की उसमें कमी होगी वो आप अपने खेत में यूज़ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब तक 3 सालों में 14 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया जा चुका है। हालांकि ये और भी बढ़ चुका है, ठीक है। ये 2015 से 2018 तक का इसमें डेटा दिया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, पता ही है कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक, 2022 तक जीडीपी में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी को 16 से बढ़ा करके कितना करना, 25% टारगेट किया गया। और 100 मिलियन रोज़गार का सृजन, 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ रोज़गार इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सृजन की बात की गई थी। ठीक है, रोज़गार सृजन। आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते 2014 में इस स्कीम की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या रखा गया कि श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। ये जो योजना है इसमें कई योजनाओं को मर्ज कर दिया गया था। देखिए, समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, ये याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में चालू किया गया था, 25 जून 2015। उद्घाटन हुआ 25 जून 2016 पुणे से। और उद्देश्य क्या है, शहर को क्या बनाना, स्मार्ट। 100 शहर को टारगेट किया गया और उनमें कंपटीशन आपस में करवाया गया देश के सारे शहरों में, और उनमें से 100 को क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा शहर कहाँ के हैं, यूपी से हैं। यूपी के 13 शहर और तमिलनाडु के 12 शहर शामिल हैं। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है, 100 करोड़ रुपए, और राज्य सरकार भी 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके अलावा जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो निजी क्षेत्र से यहाँ पर निवेश करने की कोशिश करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है अमृत अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत योजना। ये 2015 में शुरुआत की गई। 1 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िलों में जो शहर है, और बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि बेसिक इंफ्रा की बात हो रही है, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा गया अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन में। जैसे जलापूर्ति है, वाटर सप्लाई है, सीवरेज सेफ्टी प्रबंधन, और इसके बाद है बाढ़ को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि इस साल की जो बारिश में, थोड़ी ही बारिश में शहर क्या हो रहे हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं, यहाँ पर थोड़ी भी बारिश होती है तो पूरा सड़क भर गया। इतने सालों से सरकार कोशिश कर रही है कि, और नालों की सफाई, पता नहीं प्रशासन कैसे काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, नोएडा 2016 में। उद्देश्य क्या है, स्टैंड अप किसके लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है जो हमारी SC और ST वर्ग की और जो महिला हैं उन तक जो बैंकिंग सुविधा है उसको आसान करना और उन तक पहुंचाना।
ठीक है। यह मुख्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, संस्थागत साख संरचना तक। देखिए, जो लोन होता है वो दो प्रकार का, एक गैर संस्थागत होता है, जैसे आपने किसी से भी ले लिया, कोई गांव का अमीर आदमी है उससे लोन ले लिया, या साहूकार है, महाजन है, तो ये गैर संस्थागत लोन होते हैं। जबकि बैंक से जब ऋण लिया जाता है तो उसे संस्थागत ऋण कहा जाता है। ठीक है। तो SC ST महिला स्पेशली ये लोग क्या होते हैं, बैंक तक इनकी पहुंच नहीं होती, और पहुंच होती भी है तो ये लोग लोन नहीं ले पाते। तो इन्हीं को ध्यान रखते हुए स्टैंड अप इंडिया चलाया गया। ठीक है। ये आपका सोशल जस्टिस मेंस का भी टॉपिक है, पेपर 2। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको पता है 2015 में शुरू हुआ। आगे यहाँ पर 4 वर्षों में 15 से 19 तक टारगेट रखा गया, 20 तक, कि 1 करोड़ युवाओं को ट्रेंड करना। ठीक है। ये भी कागज़ों पे ही ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि मेरे भी गांव से कुछ बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्हें मैंने कभी नहीं देखा कि वो लोग कहीं गए हैं ट्रेनिंग लेने। बस वो सारी चीज़ें कागज़ों पे कैसे हो जा रही है, यही हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या। हमारे देश में योजनाओं की कमी नहीं है। योजनाओं पे अगर किताब बनाई जाए तो मुझे लगता है कि वो बुक जो होगी वो रामायण से भी मोटी हो जाएगी। अगर उन्हीं योजनाओं को वास्तव में इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए हमारे देश में, करप्शन ना हो, तो इस देश को विकसित होने में 5 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मुश्किल से 5 साल लगेंगे विकसित होने में। ठीक है। क्योंकि हम विकसित इंफ्रा से नहीं हो जाएंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिया और हम विकसित हो गए। विकसित होंगे हम अपने लोगों से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन करने की बात की गई थी। उन पर विशेष फोकस दिया जाएगा जिन्होंने अपनी 10वीं या 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था। ठीक है। और इनको ट्रेनिंग के दौरान 8,000 रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ठीक। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब जो भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों ये हमने जो स्कीम वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया, और नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आपके सामने आएगा वीडियो के रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।